हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना साइंस मेंटोर अनुज दुबे आपके लिए फिर से हाजिर हूँ नया वीडियो लेकर। और बताओ, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? पढ़ाई अच्छी चल रही कि नहीं चल रही? पढ़ाई करो बेटा, बोर्ड आने वाले हैं। अभी कुछ ही महीनों बाद आपके बोर्ड के पेपर आएंगे। उसी को लेके हम लोग इम्पोर्टेंट वीडियो, जो मेन कॉन्सेप्ट के वीडियो होते हैं, वो सारे लेके आ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में ह्यूमन किडनी के बारे में पढ़ा था बेटा। ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर देखा था और किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा था। उसमें जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट थी वो आपका है नेफ्रॉन। जो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो है नेफ्रॉन, जो किडनी को बनाता भी है और किडनी का काम भी करता है। अब किडनी का काम क्या था? किडनी का काम था ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड में जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालने में किडनी हेल्प करता है। किडनी में ये हेल्प उसकी मतलब होगा आपका ये नेफ्रॉन। ये स्ट्रक्चर हमने पिछली बार भी पढ़ा था, आपको फिर से याद दिला देते हैं। ये नेफ्रॉन बेटा, आपको ऊपर वाला हिस्सा जो दिख रहा है वो कॉर्टेक्स रीजन का है और नीचे वाला मेडुला रीजन का है। कॉर्टेक्स रीजन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है बेटा? ये ब्लड कैपिलरीज दिख रही हैं, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस है। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा? बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद फर्स्ट जो मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखता है उसको बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, कॉन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ा हुआ, और ये ट्यूब है इसलिए हो गया ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आपका बोमेन्स कैप्सूल। फिर आता है पीसीटी। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है बेटा इसको बोलते हैं हेनले लूप। क्या बोलते हैं? हेनले लूप। ये नीचे जा रहा है इसलिए क्या है? डिसेंडिंग हेनले लूप है। ये वाला स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग हेनले लूप। ऊपर असेंडिंग हेनले लूप। ये वाला जो मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डी से डिस्टल, डिस्टल मतलब दूर का कॉन्वोल्यूटेड पार्ट होता है इसलिए इसको बोल देते हैं डीसीटी कॉन्वोल्यूटेड, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये कहां पे जुड़ा हुआ है बेटा? ये आपका कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ा होता है। किसमें जुड़ा होता है? कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पे देखो बहुत सारे किडनी और देखते हैं, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे जो किडनी में नेफ्रॉन होते हैं जो आपको बताए थे। एक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख के आसपास आपके नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं एक किडनी में। तो ये सारे यहाँ में नेफ्रॉन ओपन होते हैं। नेफ्रॉन का काम क्या है बेटा? ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन फॉर्मेशन करना। क्या करना? यूरिन फॉर्मेशन। आज का हमारा टॉपिक यही है, यूरिन फॉर्मेशन और वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किस प्रकार से वर्क करता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन है बेटा वो मेनली 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। आपका सबसे पहले अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा और सिक्रीशन होगा। अगर पूछा जाए कि यूरिन फॉर्मेशन के पार्ट्स बताओ, कितने पार्ट में यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो मेनली 3 पार्ट्स में होता है। सबसे पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा क्या बेटा? सिक्रीशन होगा। अल्ट्राफिल्ट्रेशन से लग रहा है बहुत ज्यादा अच्छे से फिल्टर करेगा। क्या करेगा? फिल्टर। किसको करेगा? ब्लड प्लाज्मा को। किसको करता है बेटा? ब्लड प्लाज्मा को। ये देखो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में ये आपका एफरेंट आर्टेरियल बना है। जो भी आपका हार्ट है 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करता है, लगभग 5 लीटर ब्लड जो है हार्ट 1 मिनट में पंप कर देता है। उसका 1/5 पार्ट कितना बेटा? 1/5 ऑफ ब्लड हार्ट जितना पंप करता है पर मिनट, उसका 1/5 पार्ट यहां पर आता है। अब एक बार में बेटा वो 5000 ml कर रहा है। कितना कर रहा है? 5000 ml। अगर इसमें हम 1/5 निकालते हैं तो लगभग 1000 आता है। कितना आ जाता है? 1000 आ जाएगा। 1000 से 1200 ml तक ब्लड किडनी में आता है। कितना आएगा? पर मिनट। पर मिनट किडनी में 1/5 ब्लड आता है। हार्ट 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करता है उसका 1/5 पार्ट किडनी में एफरेंट आर्टरियोल या फिर आपका जो रीनल आर्टरी होता है उसके थ्रू किडनी में पहुंच जाता है। अब ये ब्लड बेटा कितना पहुंचा? 1000 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml, इतना लगभग इतना ही रहता है। इतना ब्लड जब यहाँ आएगा तो ये एफरेंट आर्टरियोल से होता हुआ बेटा ग्लोमेरुलस में जाता है। कहां जाता है? ग्लोमेरुलस में जाएगा। कहां जाएगा बेटा? ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस में होती है बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होगी, थिन मेम्ब्रेन होगी, जिसके थ्रू क्या होगा? ये
ब्लड जो है यहाँ से ब्लड प्लाज्मा फिल्टर कर जाएगा, ब्लड प्लाज्मा का क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, और ये कहाँ चला जाएगा, वॉमेंस कैप्सूल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, वॉमेंस कैप्सूल में। तो अगर हम बात करें कि आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, तो ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल के बीच में होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ होता है बेटा, बिटवीन ग्लोमेरुलस एंड वोमेंस कैप्सूल, इसके बीच में होता है, ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल के बीच में फिल्ट्रेशन होगा, जिसको हम जीएफआर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। पर मिनट में कितना फिल्टर करता है, पर मिनट में कितना फिल्टर करेगा। अब 1100 से 1200 ml ब्लड यहाँ पे आया है, जिसका ब्लड प्लाज्मा यहाँ पर फिल्टर होगा, इसमें से लगभग जीएफआर रेट की बात करें तो 125 ml पर मिनट किडनी जो है, किडनी में 125 ml पर मिनट जो है फिल्टर हो रहा है। एक मिनट में इधर पे फिल्टर हो रहा है कितना बेटा, 125 ml। अगर इसको हम पूरा दिन में देखें तो लगभग 180 लीटर बनता है। कितना बनता है, 180 लीटर पर डे का फिल्ट्रेशन। एक किडनी एक दिन में कितना फिल्टर कर देती है, 180 लीटर पर डे कर देती है। कितना कर देती है, 180 लीटर पर डे। लेकिन इतना यूरिन थोड़ी ना बनता, इतना 1 लीटर बहुत होता है। इसको मतलब अगर टैंकर भरने जाओगे तो वो भी पूरा भर जाएगा। ये कितना इतना फिल्टर कर रहा है मिनट, 180 लीटर पर डे। इसमें से ज्यादातर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, 99% तक जो भी चीजें होंगी वो रीअब्सॉर्ब होंगी। तो आपका सिर्फ यूरिन जो बचता है वो लगभग 1 से 1.5 लीटर पर डे बनता है। जो यूरिन बनता है वो कितना बनेगा, 1 से 1.5 लीटर पर डे बनता है। फिल्टर अगर पूछा जाए पर डे कितना फिल्टर होता है तो वो आपका आएगा 180 लीटर पर डे। कितना आता है बेटा, 180 लीटर पर डे। तो यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आया, एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आया ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस क्या होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है। क्या होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, बहुत कैपिलरीज का गुच्छा है। वहां से क्या होगा, ब्लड इस प्रकार से फिल्टर हो जाए। अब ब्लड में जितनी ब्लड प्लाज्मा में जितनी चीज होती है, ज्यादातर सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। बड़ी बड़ी प्रोटीन्स छोड़ दो, आरबीसी छोड़ दो, इनको छोड़ के, डब्ल्यूबीसी को छोड़ के ब्लड प्लाज्मा में जितनी चीजें होंगी, जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, बाकी अदर न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो सारे फिल्टर करके कहां पे आ जाते हैं बेटा, वोमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं, वोमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं। अब इतना सब फिल्टर कर दिया है, लेकिन हमको ये न्यूट्रिएंट्स का जरूरत तो होता है ना बॉडी, ग्लूकोज को सेल्स का जरूरत है, सेल्स में ग्लूकोज जाना चाहिए तभी आपको एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो सब फिल्टर तो यहां कर दिए। तो इसलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, रीएब्जॉर्प्शन का होगा। क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। जितनी भी चीजें आपने फिल्टर की हैं उसमें से टॉक्सिक चीजें यहां पे छोड़ दी जाएंगी, बाकी दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर दी जाएंगी। रीएब्जॉर्प्शन जो होता है बेटा, सबसे ज्यादा अगर रीएब्जॉर्प्शन पूछा जाए कहां पर होगा तो वो पीसीटी वाले पार्ट में होगा। 80 to 90% रीएब्जॉर्प्शन होता था यहाँ। 80 to 90% जो है टोटल जो फिल्ट्रेट था उसका रीअब्जॉर्प्शन कहां होगा, पीसीटी वाले पार्ट में। पीसीटी वाले पार्ट देखो यहां दिखाया गया, ये देखो वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, NaCl, ये सब क्या कर लिया है, दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया, ब्लड में दोबारा से मिल जाता है, क्योंकि ग्लूकोज को हमको जरूरत है, वाटर की भी बहुत सारी जरूरत है, पूरा वाटर थोड़ी ना निकाल लेंगे किडनी की, तो इन सबको क्या कर लेते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये पीसीटी वाले पार्ट में आप देखोगे वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, NaCl, ये सब क्या होगा बेटा, रीअब्जॉर्ब होगा। समझे। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा रीअब्जॉर्प्शन कहां है तो वो पीसीटी वाले पार्ट में होता है। कहां होता है, पीसीटी वाले पार्ट में होता है। ये एक्टिवली भी होता है और पैसिवली भी होता है। एक्टिवली जिसमें एनर्जी लगे और पैसिवली जिसमें एनर्जी ना लगे, वो आपके डिटेल है, सिंपल समझो। 80 to 90% जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहां होगा बेटा, पीसीटी वाले पार्ट में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है बेटा, हेनले लूप आ रहा है। क्या आ रहा है, हेनले लूप। हेनले लूप जो होता है वो मेडुला में घुसा रहता है, एकदम नीचे तक गया। देखो यहाँ पर कॉर्टेक्स रीजन का जो कंसंट्रेशन है बेटा वो कितना है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। कितना होता है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। आपको याद नहीं रखना, बस ये समझना है कॉर्टेक्स का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो कम होगा। मेडुला का कंसंट्रेशन देखो जरा, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। तो इसका कंसंट्रेशन जैसे नीचे आ रहा है ना, जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं वैसे ही कंसंट्रेशन जो है मेडुला का बढ़ रहा है। क्या होता है, कंसंट्रेशन जो है बेटा, कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करता जाता है। कंसंट्रेशन नीचे इंक्रीज हो रहा है,
तो जैसे ही फिल्ट्रेट ये हेनले लूप में डिसेंडिंग हेनले लूप में आता है, कहां आता है? डिसेंडिंग हेनले लूप में आएगा, तो यहां से जितना भी वाटर होता है वो बाहर आने लगता है, जितना भी वाटर होगा जो भी बचा है, क्योंकि ये आपका डिसेंडिंग हेनले लूप वाटर के लिए परमेबल होता है, वाटर के लिए क्या है? परमेबल, इससे वाटर निकल जाएगा, यहाँ कंसंट्रेशन हाई है तो पूरा वाटर निकल के बाहर आ जाएगा और अंदर फिल्ट्रेट जो है ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ज्यादा आपका यूरिक एसिड और यूरिया वहां पर रहे, समझे? तो डिसेंडिंग हेनले लूप में क्या होता है? ये वाटर के लिए परमेबल है। किसके लिए परमेबल है बेटा? वाटर के लिए परमेबल होता है और नियरली इम्परमेबल होता है फॉर सॉल्ट, फॉर NaCl बोल सकते हो। NaCl के लिए इम्परमेबल, NaCl का आना जाना नहीं होगा, सिर्फ वाटर ही इससे निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा? वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो जितना भी आपका फिल्ट्रेट था, अब यहाँ से वाटर और निकल गया, तो अब यहाँ पे ये आपका कंसंट्रेटेड पार्ट बचा। कैसा बचा? कंसंट्रेटेड यूरिन बचा, कंसंट्रेटेड यूरिन। अब इसको ऊपर लेके आएंगे, कहां पे जाएगा? ये असेंडिंग हेनले लूप में। कहां जा रहा है बेटा? असेंडिंग हेनले लूप। देखो दोबारा ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऊपर जाते टाइम में क्या होगा? कंसंट्रेशन कम होगा। तो अब यहाँ पे वाटर तो बचा नहीं, उसको मेंटेन करने के लिए ये क्या करेगा? NaCl निकालने लगेगा। क्या निकालने लगेगा बेटा? NaCl को बाहर निकाल देगा। तो DCT वाले पार्ट में NaCl के लिए क्या होती है? परमेबिलिटी होती है। NaCl के लिए क्या है बेटा? ये परमिएबल होता है। और वाटर के लिए कैसा रहेगा? लगभग इम्परमेबल होगा। वाटर के लिए इम्परमेबल है। डिसेंडिंग हेनले लूप से वाटर निकल गया, कंसंट्रेटेड हो गया। अब इस कंसंट्रेटेड जो भी फिल्ट्रेट था उसको ऊपर ले जाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? यहाँ से NaCl को निकाल देना। क्या निकाल देना है? NaCl को बाहर निकाल देना। तो अब ये आपका कंसंट्रेटेड यूरिन जो है या फिल्ट्रेट है वो कहां जाएगा? ऊपर आ जाएगा इस प्रकार से। DCT वाले पार्ट में जाता है। कहां जाता है? DCT वाले पार्ट। समझे बेटा? PCT में सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन है आपका NaCl, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, ये सारे आपके रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। और हेनले लूप में, डिसेंडिंग हेनले लूप में वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है और असेंडिंग हेनले लूप में क्या करेगा? NaCl को रीअब्सॉर्ब कर देगा। DCT वाला पार्ट जो रहता है, ये DCT वाले पार्ट में कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है। कैसा होता है बेटा? DCT वाला पार्ट, ये हेनले लूप में लिखना था आपका, ये हेनले लूप का पार्ट है। DCT में लिखेंगे बेटा, DCT में जो होता है वो कंडीशनल, कैसा होगा बेटा? कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होगा। कैसा होता है? कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होगा। अब इसका मतलब क्या है? कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन मतलब बॉडी में अगर वाटर की नीड है, जैसे आपने पानी नहीं पिया, हाइड्रेटेड नहीं, तो किडनी बहुत ज्यादा वाटर को फिल्टर नहीं करेगी, वो क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा उसको रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगी। कुछ यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो गया, कुछ यहाँ रीअब्सॉर्ब हो गया। और कंडीशनल, अगर आपके वाटर की कमी है तो आपका DCT वाले पार्ट से भी वाटर को क्या कर लेते हैं? रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन है। कैसा है? कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन है जो बाय हार्मोनल इफेक्ट होता है, बाय हार्मोनल इफेक्ट होगा। जैसे आपका इसमें आपका जो आपके उधर से निकलता है हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। ऑक्सीटोसिन तो नहीं बोले, वैसोप्रेशन। कौन सा होता है बेटा? वैसोप्रेशन हार्मोन होता है, जिसको ADH भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ADH हार्मोन है या वैसोप्रेशन इसको बोल रहे हैं। ये हार्मोन जो है DCT वाले पार्ट से वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है। और एल्डोस्टेरोन जो होगा वो आपके मिनरल्स जैसे सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाएगा, उसके पीछे पीछे वाटर भी जा सकता है। सिंपल है, DCT वाले पार्ट में क्या होगा? कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होगा। क्या होगा बेटा? कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होगा। इसमें वाटर हो गया या NaCl हो गया या आपके कार्बोनेट आयंस हुए, इनको क्या कर सकते हैं? रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? इनको रीअब्सॉर्ब करेंगे। फिर आ जाता है बेटा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में थोड़ा बहुत वाटर का ही रीअब्सॉर्प्शन होता है। मेनली आपका यही PCT, हेनले लूप और DCT, इस वाले पार्ट से रीअब्सॉर्प्शन मेनली होता है। कलेक्टिंग डक्ट से भी थोड़ा बहुत वाटर जो है उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाए, क्योंकि वाटर जो है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा नीड होगी, तो इसलिए वो वाटर बार-बार रीअब्सॉर्ब हो रहा है। समझ गए? तो ये आपका था रीअब्सॉर्प्शन। समझे बेटा? फिल्ट्रेशन और आपका रीअब्सॉर्प्शन। फिर आता है सिक्रीशन। क्या आता है बेटा? सिक्रीशन करेगा। यहाँ पे जो भी आपके ब्लड में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन है या अमोनिया है या पोटेशियम आयन एक्स्ट्रा जो पड़े रहते हैं, जो ब्लड की एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं, उसको क्या किया जाएगा? इसमें ही किडनी में दोबारा से उसको सीक्रेट कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। जैसे
पीसीटी वाले पार्ट में आपके हाइड्रोजन और अमोनिया को सिक्रीट किया जाता है। तो पीसीटी में क्या होगा भाई, पीसीटी वाले पार्ट में हाइड्रोजन आयन और अमोनिया को क्या किया जाता है बेटा, सिक्रीट कर दिया जाता है। और डीसीटी वाले पार्ट में क्या किया जाएगा आपका, के पॉजिटिव और एच पॉजिटिव जो रहेगा इसको क्या कर सकते हैं, सिक्रीट कर सकते हैं। सिक्रीशन में जो भी आपकी ब्लड में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन है, एक्स्ट्रा पोटेशियम आयन है, अमोनिया है, इसको पीसीटी और डीसीटी वाले पार्ट में क्या कर देते हैं, दोबारा से सिक्रीट कर देते हैं, जिससे हमारा यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म होता है, जो पर डे में कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर तक रहता है। कितना बेटा, 1 से 1.5 लीटर तक रहेगा। समझ में आया बेटा, ये आपका यूरिन फॉर्मेशन है। क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। अब ये कलेक्टिंग में कलेक्ट होगा, इसके बाद वो अपने रीनल कैलाइसिस, रीनल पेल्विस रीजन में जाके इकट्ठा होगा और फिर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और टाइम टू टाइम उसको बाहर एक्सक्रीट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप ये देख रहे हो इफरेंट आर्टरी। अब ये सोचने वाली बात है, ये जो है रीअब्सॉर्ब हो रहा है या आपका सिक्रीट हो रहा है, ये कहाँ जाएगा, ये रीअब्सॉर्ब होके क्या किडनी में बना रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ये आपका जो इफरेंट आर्टरियोल है ना, ये एफरेंट आर्टरियोल से यहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ से फिल्टर हुआ, अब यहाँ से ब्लड जाएगा। तो यही जो होता है इफरेंट आर्टरियोल, आप समझो यहाँ से आता है। कहाँ से आता है बेटा, डीसीटी वाले पार्ट से आता है। कहाँ से आएगा, डीसीटी वाले पार्ट से होता हुआ इस प्रकार से पीछे से एक काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाता है। क्या बनाता है बेटा, काउंटर करंट मैकेनिज्म का फॉर्म करता है। इसको वासा रेक्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा इसको कहा जाता है। ये आपका वासा रेक्टा जो है, जैसे इसमें NaCl जा रहा है, तो ये NaCl यही वासा रेक्टा ही रीअब्सॉर्ब करेगी, ये वाटर को भी रीअब्सॉर्ब करेगी, जिससे किडनी का कंसंट्रेशन, मेडुला का जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा सेम बना रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो। अब देखो, ये आपको हमेशा याद रखना, वासा रेक्टा कहां से चालू होती है बेटा, ये डीसीटी से आती है। कहां से आती है बेटा, डीसीटी वाले पार्ट से आएगी और ये हेनले लूप के काउंटर करंट मैकेनिज्म में हेल्प करती है। क्या करती है, वासा रेक्टा जो है बेटा, वासा रेक्टा जो है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो आप 11th में पढ़ोगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉर्म करती है with Henle loop for maintaining medulla का कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए यहाँ पे क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म चलती है, जो वासा रेक्टा से होती हुई जाएगी। क्या होगा, वासा रेक्टा ये इफरेंट आर्टरी है जो डीसीटी वाले पार्ट से घूम के आएगा और फिर बाहर रीनल वेन से होता हुआ लेके जाएगा ब्लड। समझे, आपका रीनल आर्टरी लेके आती है ब्लड और रीनल वेन लेके जाती है, वही बना है सिंपल सा। समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया। यूरिन फॉर्मेशन आपका ये लॉन्ग में आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन बनेगा बेटा, लॉन्ग में, जिसमें आपको हर एक स्टेप को अच्छे से दिखाना होगा और फिगर भी बनाना होगा। मेनली 3 स्टेप है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और आपका सिक्रीशन। थोड़ा सा अच्छे से इसको रिवाइज कर लेते तो आपको क्लियर। नया वीडियो चाहिए हो, जो आपको टॉपिक समझ में ना आ रहा हो, तो आप उसको कमेंट डाउन कर दीजिएगा, आपका नया वीडियो इस पे बना दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।